आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत है। हमने आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य को पढ़ा। उसी के अंतर्गत हम आपको विद्यापति और अमीर खुसरो को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति और अमीर खुसरो को फुटकल काव्य में रखा है, जिसको आपको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि आदिकाल के अंतर्गत ये प्रमुख कवि हैं और इससे आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे हम। अमीर खुसरो में काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सैनी, आप देखेंगे काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सैनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही है, बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि का भी भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी रहती थी। आप देखेंगे अमीर खुसरो के पहले जितने भी साहित्य, मतलब सिद्ध साहित्य देखेंगे, नाथ साहित्य देखेंगे या फिर जैन साहित्य देखेंगे, उन सभी की भाषा सौरसैनी अपभ्रंश में होती थी या फिर अपभ्रंश में होती थी। अमीर खुसरो जब आते हैं तो वो बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसा समाज में चलता था। कहा जाता है खड़ी बोली का आरंभ इन्होंने ही किया था। आइए देखते हैं अमीर खुसरो की भाषा के बारे में। अमीर खुसरो का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, इसीलिए आदिकाल के जो अमीर खुसरो हैं, इनको क्या है, हिंदी के खड़ी बोली, ठीक है, हिंदी खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि हिंदी का खड़ी बोली कवि, मतलब खड़ी बोली जो हिंदी का प्रथम कवि जो है वो किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे अमीर खुसरो को। प्रश्न यहीं से बनता है, प्रथम कवि किसकी है, तो हिंदी के क्या है, अमीर खुसरो प्रथम कवि है और प्रथम कवि इन्हें माना भी जाता है। इनका नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अब्दुल हसन था। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, मतलब उनका वास्तविक नाम क्या था और उनके गुरु का क्या नाम था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम और उनके गुरु का नाम, ये दो प्रश्न आपके बनाए जा सकते हैं और पूछा भी जा सकता है। तो अमीर खुसरो का नाम है अब्दुल हसन और इनके गुरु का नाम क्या है, निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम क्या है, निजामुद्दीन औलिया। कहा जाता है संगीत में ये कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार के जन्मजाता माने जाते हैं। ठीक है, किसके जन्मजाता, तो सितार के जन्मजाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से भी नवाजा गया है। अलग अलग विद्वानों ने अमीर खुसरो को अलग अलग नाम दिए हैं। आप देखेंगे तोता ए हिंदी, ठीक है, ये नाम किसने दिया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिया गया। अब ये सोचेंगे आप कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो के समय का शासक रहे होंगे, तो उन्होंने ही ये नाम दिए हैं। कवियों में राजकुमार, अब ये प्रश्न होता है, अक्सर ये पूछा जाता है, कवियों में राजकुमार अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, लेकिन ये नाम किसने दिया है, ईश्वरी प्रसाद द्वारा। किसने दिया है, प्रसिद्ध इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद द्वारा अमीर खुसरो को क्या कहा है, कवियों में राजकुमार। अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार किसने कहा है, तो आप कहेंगे ईश्वरी प्रसाद द्वारा। ठीक है, अवधि का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न ये भी बनेगा कि किसने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है, तो आप देखेंगे ये इनका नाम भी देगा और अमीर खुसरो को राम कुमार वर्मा द्वारा अवधि का प्रथम कवि कहा गया है। ठीक है, अवधि का प्रथम कवि किसने माना है, तो राम कुमार वर्मा ने माना है। ये हो गया एक। अब देखिए विद्यापति, ये भी आदिकाल के अंतर्गत विद्यापति प्रमुख कवि हैं और ये आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब विद्यापति का जन्म काल देखेंगे आप क्या है, 1360, कहीं कहीं 1350 भी देता है और 1450 ईस्वी तक। ठीक है, पंडित हरि मिश्र इनके क्या थे,
पंडित हरि मिश्र के ये शिष्य थे, ठीक है। पंडित हरि मिश्र इनके गुरु का नाम है। विद्यापति के गुरु का क्या नाम है? तो पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? तो पंडित हरि मिश्र। देखेंगे आप, इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति आदिकाल के ऐसे कवि थे जिन्होंने 3 भाषाओं का प्रयोग किया था। पहला क्या है आपका? आप देखेंगे संस्कृत है। दूसरा क्या है? अपभ्रंश है, चाहे अवहट भी कहेंगे। तीसरा क्या है? मैथिली, जिसे मैं विद्यापति की मैथिली में पदावली जो है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। आप देखेंगे क्या है? संस्कृत, संस्कृत में इन्होंने रचना की है, अवहट में भी की है और मैथिली में की है। ये है संस्कृत में पहली है। दूसरा क्या है? अवहट में है। तीसरा क्या है? मैथिली में है। अब देखेंगे आप संस्कृत के अंतर्गत कितनी रचनाएं हैं। टोटल रचनाएं उनके कहीं कहीं 16 भी बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ 14 उपलब्ध है। ये देखिए, शैव सर्वस्व सार, पहली रचना संस्कृत में शैव सर्वस्व सार है। दूसरी क्या है? गंगा वाक्यवली है। क्या है? गंगा वाक्यवली है। तीसरा है दुर्गा भक्त। क्या है? दुर्गा भक्त तरंगड़ी। तीसरा क्या है? दुर्गा भक्त तरंगड़ी। चौथा है भू परिक्रमा। पांचवा क्या है? दान वाक्यावली। छठवां है पुरुष परीक्षा। सातवां है विभाग सार। लिखनावली आठवां है। नौवां क्या है? गया पत्तलक वर्ण कृत्य है, इनका रचना है। आप देखेंगे अवहट में इनकी 2 ही रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्ति पताका इनकी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कीर्तिलता इनकी उपलब्ध है, ठीक है। अब ये कीर्तिलता उपलब्ध है इनकी, पर ये ग्रंथ इनके उपलब्ध नहीं मिलता है। तो अवहट में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका कौन सी भाषा में रचित है? तो आप बताएंगे अवहट में है, ठीक है। और देखिए विद्यापति की एक पदावली है, जो विद्यापति की पदावली है जो मैथिली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? मैथिली भाषा में। और दूसरा है गोरक्ष विजय। इन्हें प्रथम नाटककार के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि गोरक्ष विजय क्या है? नाटक के श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो नाटक की श्रेणी में। आप देखेंगे गोरक्ष विजय का गद्य भाग क्या है? संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है। गद्य भाग क्या है? संस्कृत में है, क्योंकि नाटक है। नाटक एक तरह से देखेंगे गीत नाट्य भी होता है, जिसे गाया भी जाता है, और आप गद्य में देखेंगे कहानी की तरह पढ़ा भी जाता है। तो विद्यापति का जो नाटक है गोरक्षा, विद्यापति का जो नाटक है गोरक्ष विजय, ये क्या है? संस्कृत में है। गद्य भाषा में जो है संस्कृत में है। गद्य भाषा क्या है? संस्कृत में। गद्य की भाषा आप गद्य और पद्य जानते होंगे। गद्य में कहानी, कविता, कहानी कही जाती है, नाटक कहा जाता है, उपन्यास लिखे जाते हैं। ये सभी भाषाएं क्या होती हैं? गद्य में होती हैं। पद्य में सिर्फ होता है काव्य। काव्य जितनी भी रचनाएं होती हैं काव्य, वो पद्य भाषा के नाम से भी जानी जाती हैं। तो विद्यापति की मैथिली जो पदावली है वो क्या है? मैथिली भाषा में है। पदावली कैसी? विद्यापति की तो मैथिली भाषा में है। गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है। प्रश्न यहाँ भी देख लेंगे कि नाटक में क्या है? 2 तरह के हैं, इसमें गद्य भी मिलते हैं, पद्य भी मिलते हैं। गद्य क्या है? संस्कृत में है, और पद्य क्या है? मैथिली में, मैथिली भाषा में है, ठीक है। विद्यापति की पदावली, मैंने कहा ना विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें राधा और कृष्ण का वर्णन है, इसलिए ये अत्यंत ही प्रसिद्ध है। यह भक्ति रचना है या श्रृंगार परक। आप देखेंगे इसमें राधा के सौंदर्य का भी वर्णन है, और कहीं कहीं इसमें भक्ति का भी पूट दिखाई देता है, यानी भक्ति की झलक दिखाई देती है। इसे लेकर विद्वानों में विभिन्न वर्गों में विभक्त किया है। अलग अलग विद्वान, कोई इसे श्रृंगारिक कविता मानता है, कोई श्रृंगार के श्रेणी में मानता है, कोई भक्ति की श्रेणी में रखा गया है। ये आपस विद्वान के आपसी मतभेद है, उनके अपने विचार हैं। इसके संदर्भ में उल्लेख बिंदु इस प्रकार है। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण आराधना गीत है, अतः बहुत से विद्वान इन्हें भक्ति का कवि मानते हैं। मिथिला में इन्हें कोई भी वैष्णव भक्त का कवि नहीं मानता। मिथिला में आप जाएंगे, यानी बिहार के क्षेत्र में आप जाएंगे, तो इन्हें कोई भी वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं। बिहार के सटे ही बंगाल है, वहां पे क्या मानते हैं? इन्हें
वैष्णव भक्त कवि मानते हैं, ठीक। और विद्यापति कहाँ के थे? तो बिहार के थे, लेकिन बिहार में कोई भी इन्हें वैष्णव भक्त का कवि नहीं मानता है। आप देखेंगे बंगाल में ही इन्हें मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मैं बार बार आप लोगों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में चर्चा करती हूँ, और आप सभी को एक बार रामचंद्र शुक्ल की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। बिना इसके पढ़े आप लोग समझ नहीं पाएंगे, एक बार जरूर पढ़ें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद को अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। उन्होंने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के जितने भी पद हैं पदावली में, श्रृंगार की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी श्रेणी में रखते हैं? तो श्रृंगार के श्रेणी में ही है, जिनमें नायिका और नायक। नायिका कौन है? तो आप देखेंगे राधा है, और नायक कौन है? कृष्ण है। नायिका और नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये क्या कहते हैं? कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये इनको श्रृंगार के अंतर्गत रखते हैं। विद्यापति के मैथिल कोकिल, विद्यापति को मैथिल विभिन्न उपाधियों से नवाजा गया है। कोई मैथिल कोकिल की भी कहा है, मैथिल कोकिल भी इनको कहा गया है, अभिनव जयदेव भी कहा गया है, कवि शेखर भी कहा गया है, कवि कंठहार भी कहा गया है, कवि रंजन भी कहा गया है, खेलन कवि कहा गया है, दशावधान कवि कहा गया है, पंचानन भी कहा गया है। विद्यापति को इत्यादि उपाधियों से भी नवागत किया गया है, इन्हें विभूषित किया गया है, ठीक है। विद्यापति को कौन कौन से अलग अलग नाम है? तो पूछ देता है कभी, ये प्रश्न आपको यहाँ से भी दे देगा कि मैथिल का कोकिल किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे विद्यापति को। अभिनव जयदेव क्यों कहा गया? अभिनव जयदेव इसलिए इन्हें कहा गया क्योंकि इनकी जो नाट्य परंपरा के अंतर्गत भी इनके नाम आते हैं। और जयदेव की रचना जो है, आप देखेंगे संस्कृत के आचार्य हैं जयदेव, कहीं ना कहीं विद्यापति की जो पदावली है इनसे प्रभावित है, इसलिए इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी दे जाना जाता है। इन्हें शेखर कवि भी कहा जाता है, कवि कंठहार भी कहा जाता है, कवि रंजन भी कहा जाता है, खेलन, दशावधान, पंचानन, ये इनकी उपाधियां हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। और कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि इन्हें कौन कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया है, ठीक है। अब आप देखिए आगे, आपको इसके अंतर्गत आदिकाल के अंतर्गत सभी आपके जो सिलेबस में लगे हुए हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, विद्यापति, और आप अब देखेंगे अमीर खुसरो, इन सभी को आपको पढ़ना था, आपको पढ़ाया गया। इसके बाद आपको प्रश्न उत्तरी भी कराई जाएगी, आपको प्रश्नों का अभ्यास भी कराया जाएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रश्न भी कराऊंगी, जिससे आपको परीक्षाओं में प्रश्न आते कैसे हैं आप उसका अभ्यास भी करेंगे, आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि आपको प्रश्न कैसा मिलेगा परीक्षा में करने के लिए, जिससे आप बेहतर प्रश्न का उत्तर दे सके। हिंदी साहित्य का आप आदिकाल के अंतर्गत आपको प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है, प्रश्न उत्तरी कराई जा रही है, जिससे आपको परीक्षा में काफी मदद मिलेगा। आपका ये पहला प्रश्न आदिकाल से बना हुआ है, साहित्य का इतिहास जनता के चित्तवृत्तियों का संचित इतिहास है। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक मैं बार बार आप लोगों को पढ़ने के लिए कहती हूँ, और उन्हीं में आप देखेंगे ये पहले पेज में ये है, और बहुत चर्चित ये इनका कथन है, उक्तियां हैं, और ये प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं। आप चाहे बीए में जाएंगे, चाहे एमए में जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या कहा, हिंदी साहित्य का इतिहास जनता के चित्तवृत्तियों का संचित इतिहास है। ये कथन किसका है? आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य के जनता के चित्तवृत्तियों का इतिहास किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये बहुत चर्चित इनकी कथन है। आदिकाल, आप दूसरा प्रश्न देखिए, आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल, मैंने जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शुरू में आदिकाल जब पढ़ाया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया था, वो मैं आपको पढ़ाई थी। और आदिकाल को इन्होंने इनकी समय सीमा क्या बताई है
ये भी बताया था। तो आप देखेंगे आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल किसने कहा? सर्वप्रथम वीर गाथा काल, तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, आप सभी को पढ़ना जरूर चाहिए। आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनमें से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? आप देखेंगे विद्यापति हैं, अमीर खुसरो को भी आप पढ़े हैं, चंद्रबरदाई भी पढ़े हैं, जिनका पृथ्वीराज रासो पहला प्रथम महाकाव्य में माना जाता है। लेकिन बिहारी क्या है? नहीं है। बिहारी कब के कवि हैं? तो रीतकाल के हैं। बिहारी कब के कवि हैं? तो आप देखेंगे रीतकाल के हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो अभी मैंने आपको बताया कि कौन है, तो देखेंगे आप चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आप देखेंगे चंद्रबरदाई हैं। ठीक, आपको ये पढ़ाया भी गया है। परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासो आपको पढ़ाया गया है और कहेंगे परमाल रासो को देखिएगा किस लोक में किस नाम से जाना जाता है? तो आल्हा नाम से जाना जाता है। ठीक है, परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो किसकी रचना है और इनके आल्हा नाम से जाए तो जगनिक की है। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की है और इसे आल्हा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। प्रश्न आपको ऐसे भी देखने को लगेंगे कि मिलान कीजिए। तो आप ये प्रश्न यहाँ पढ़े रहेंगे तो परीक्षा में आपको काफी मदद मिलेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, बिसलदेव रासो किसकी है? बिसलदेव रासो किसकी है? तो आप बताएंगे किसकी है? नरपति नाल की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? तो चंद्रबरदाई की है। ऐसे मिलान है। बिसलदेव रासो किसकी है? नरपति नाल की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? तो आप बताएंगे चंद्रबरदाई की है। किसकी है? मिलान इसी तरह से करना होता है। खुसरो की पहेलियां अभी हमको बताया है खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की है। ठीक है, खुसरो की पहेलियां किसकी है? अमीर खुसरो की है। अभी आपको पढ़ाए हैं विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली किसकी है? तो विद्यापति की है। ठीक है, पदावली किसकी है? तो विद्यापति की है। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? मैंने शुरू में आपको शुक्ल जी को पढ़ाया था। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आप बताएंगे वीर गाथा काल। अभी प्रश्न पीछे ही हम करवाए हैं, आपको दिखाए हैं कि वीर गाथा काल सबसे पहले किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किस इतिहास, 9वां प्रश्न आप देखेंगे, किस इतिहास का लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 इस संवत ईस्वी से संवत से किया है? ईस्वी नहीं कहेंगे आप, रामचंद्र शुक्ल ने ईस्वी में नहीं संवत में कहा, विभाजित किया है। संवत में आप 57 में घर के हटा देंगे तो आपका ईस्वी निकल जाएगा। ये पहले आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, 1050 से स्वीकार किया। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 तक स्वीकार किया है आदिकाल को। ठीक है, तो प्रश्न आपका बनेगा किस इतिहासकार लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 संवत से स्वीकार किया है? तो आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सा कवि, इनमें कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? तो आदिकाल का नाम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ये दिया गया है। चारण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आप बताएंगे राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। यहाँ पे क्या है? संधिकाल। संधिकाल इसमें नहीं है। ठीक है, संधिकाल नहीं है। सिद्ध सामंत काल है, चारण काल है, आदिकाल है, संधिकाल नहीं है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे माना है? आपको जब आदिकाल पढ़ाया गया था तो आपको ये पढ़ाया गया था हिंदी के प्रथम कवि किन किन लेखकों ने किनको माना है, ये आपको पढ़ाया गया था। यहाँ प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? हिंदी का पहला कवि
राहुल संकीर्तन ने किसको माना है? तो आप बताएंगे सरहपा को। किसको माना है? तो सरहपा को। राहुल संकीर्तन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो आप बताएंगे सरहपा को। किसे माना है? सरहपा को। सरहपाद का समय संकीर्तन जी के अनुसार क्या है? संकीर्तन जी ने कौन सी सदी मानी थी? तो आप बताएंगे 7वीं सदी मानी थी। कौन सी सदी मानी थी? तो 7वीं सदी मानी थी। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न ये पूछा जाता है, हिंदी का पहला ग्रंथ किसने किसको माना है? ये तो ठीक है, श्राव का पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला ग्रंथ बहुत से लोगों ने माना है, लेकिन यहाँ आपको प्रश्न ये पूछ रहा है हिंदी का पहला ग्रंथ, हिंदी का पहला ग्रंथ क्या है? तो आप बताएंगे ग्रंथों के रूप में, यानी महाकाव्य। ग्रंथ का अर्थ आप समझेंगे, ग्रंथ एक बड़े लेवल पे होता है, ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हिंदी का पहला महाकाव्य कहेंगे चाहे पहला ग्रंथ कहेंगे तो कौन है? पृथ्वीराज रासो। 14 प्रश्न आप देखिए, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? श्रावकाचार्य को आपको बताया था कि देवसेन है। ठीक, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? तो देवसेन है। श्रावकाचार्य की रचना कब हुई थी? यह आपको पढ़ाया गया है 933 ईस्वी में। श्रावकाचार्य की रचना कब हुई थी? तो 933 ईस्वी में। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ क्या नाम है उनका? वीर रस ग्रंथ प्रधान। वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? तो जगनिक द्वारा। तो आप बताएंगे परमाल रासो। इसमें आल्हा और उदल 2 ऐसे सैनिक थे जिनके शौर्य और वीरता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की है, और इसमें वीर रस की प्रधानता है। जाहिर सी बात है कि आदिकाल के अंतर्गत जितने भी युद्ध होते थे सभी युद्धों से संबंधित था, और परमाल रासो रचना जो है युद्ध से संबंधित है, और जगनिक इनके रचनाकार हैं, तो वीर रस की प्रधानता इसमें होगी ही। प्रश्न आपका ये ऐसे बन सकता है, आल्हा खंड रचना का लोकप्रिय नाम क्या है? मैंने कहा अभी आपसे पढ़ाया था कि आल्हा खंड का रचना परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। 2 नामों से है। प्रश्न आपका ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, चाहे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो आप ऐसे भी प्रश्न दे देते हैं परमाल रासो, आप ऐसे भी इसका उत्तर दे सकते हैं। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? पृथ्वीराज रासो की विषय में कौन सा? लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर किसने माना है? तो आप देखेंगे कि प्रमाणिकता में है, अप्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, जाली ग्रंथ है। लेकिन विशलदेव इसका क्या है? तो ज्यादातर ये है कि ये पृथ्वीराज रासो जाली ग्रंथ है। क्या है? तो ये जाली ग्रंथ है। इसकी इसलिए जाली ग्रंथ है कि इसके समय क्या है, इसका सन क्या है, बहुत से रचनाकारों पर इस पे संदेह है, इसलिए इसे जाली ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमाणिकता नहीं मिलती है। विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? अभी आपको पढ़ाया है विशलदेव रासो जब आदिकाल के अंतर्गत आपको बताया गया तो इसमें क्या है? श्रृंगार रस है। विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रासो है। एक तरह के गीत है, ये खंड काव्य है विशलदेव रासो, जिसमें विरह गीत है की रचना है, इसलिए इसे श्रृंगार रस की भी इसकी प्रधानता है। इस विशलदेव रासो में क्या है? किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना गया है? महाकाव्य किसने लिखा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य अभी आपको पीछे प्रश्न रिवाइज पढ़ाया गया है, और यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है इसमें हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को। प्रथम महाकाव्य हिंदी का, ये प्रश्न अक्सर आपको परीक्षा में पूछेगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो बृहत रूपांतर के रूप में कुल कितने सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो आप बताएंगे 69 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं।
रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन से हैं? सर्वाधिक उपयुक्त मत आप देखेंगे रसायन से है, ये ज्यादा है, क्योंकि यह भी है, किसी ने रास माना है, किसी ने रासक माना है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने रासों की व्युत्पत्ति रसायन से माना है, इसलिए यह सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो पश्चिम देश में, यानी ये दिल्ली में थे, और दिल्ली में वहां की बोलचाल की भाषा क्या थी? खड़ी थी, और इन्होंने अधिकतर अपने ग्रंथ मनोरंजन के लिए भी लिखे थे। इसलिए आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अमीर खुसरो को। किसे कहेंगे? अमीर खुसरो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न ऐसे पूछे भी जाते हैं। आपको जब कक्षा में पढ़ाया गया था गोरखबानी का संपादक कौन है? गोरखबानी का संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल। वो गोरखबानी का संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक, 14 ग्रंथों की रचना, गोरख के 14 ग्रंथों को मिला करके इन्होंने गोरखबानी 14 ग्रंथ, जिसमें बताए थे, आपको पढ़ाया गया था कि 14 ग्रंथों को संपादक मिला करके उनके जितने भी ग्रंथ हैं एक पुस्तक को बना करके संपादित किया था पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। इनमें से सही कथन कौन सा है? अधिकांश रासो क्या है? प्रमाणिक है। अधिकांश रासो काव्य अप्रमाणिक है। बिसलदेव रासो वीर रस की प्रधान ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। कौन सा कथन क्या है इसमें? इनमें से सही कथन क्या है? आप देखेंगे अधिकांश रासो क्या है? प्रमाणिक नहीं है, इसमें संदेह भी है। ठीक है, अधिकांश रासो काव्य क्या है? अप्रमाणिक है, ये भी एकदम सत्य नहीं है। किसी ने इसे प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रमाणिक माना है। बिसलदेव रासो वीर रस की प्रधानता नहीं है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। अभी आपको पीछे ही प्रश्न कराया गया था, तो ये भी क्या है? गलत है। ठीक, पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो में क्या है? वीर रस की प्रधानता है। आपको आदिकाल के अंतर्गत ये पढ़ाया गया था, तो ये आपका सही है। आपको जब सिद्ध साहित्य पढ़ाया गया था तो इसमें ये पढ़ाया गया था सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 84। जब सिद्ध साहित्य आपको पढ़ाया गया था तो उसमें सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई थी? तो 84 बताई गई थी। ठीक है, सिद्धों का उचित समय क्या है? सिद्धों का उचित समय क्या है? 7वीं से 8वीं शताब्दी उचित समय इनका पड़ता है। सिद्धों का उचित समय क्या है? क्योंकि स्वयंभू भी सिद्ध साहित्य कवि के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो स्वयंभू का ये आरंभ इनका है 8वीं सदी का माना ही जाता है स्वयंभू को। तो ये आपका ये प्रश्नों का ये उत्तर आपका सही है। सिद्धों का उचित समय क्या है? तो 7वीं से 8वीं सदी माना गया है। नारी निंदा किस संप्रदाय में की गई है? नाथ साहित्य जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको ये पढ़ाया गया था और बताया भी गया था कि नाथ साहित्य में नारी का प्रवेश क्या है? निषेध माना गया है। क्या माना गया है? तो निषेध माना गया है। आप देखेंगे नारी की निंदा किस में की गई है? तो नाथ पंथ में। नारी की निंदा किस में की गई है? नाथ पंथ में की गई है। ठीक, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? आप देखेंगे क्या नहीं है? गुरु की महिमा है। नाथ संप्रदाय में गुरु की महत्ता बहुत अधिक स्वीकार किया गया है। नारी की निंदा भी की गई है। इंद्रिय निग्रह भी है। गृहस्थों का आदर। इंद्रिय निग्रह है लेकिन गृहस्थ क्या है? नहीं है। नाथ साहित्य में आप देखेंगे सभी क्या है? एक तरह से योग साधना में रहते हैं और घर गृहस्थी इनसे बहुत दूर जाके बैठा है। ठीक है, आपका ये 32वां देखिए नंबर है। 32वां प्रश्न आपका है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपके काम आएगा। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। ठीक, अपभ्रंश एवं राजधानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहेंगे? जिस राज्य में
चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहां की एक तरह से क्या देखेंगे, राजधानी की भाषा होती है। ठीक है, राजधानी की अपनी एक भाषा होती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। उसी प्रकार से अपभ्रंश राजस्थान में अधिकतर चला हुआ है। राजस्थान में वहां क्यों है, अब देखेंगे कि राजस्थान में युद्धों का वर्णन, युद्ध राजा और महाराजाओं का वर्णन अधिक पाया गया है। वहीं पे ही अपभ्रंश एवं राजधानी भाषा की बनी भाषा को क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है कि राजधानी भाषा जो होगी वो मान्य भाषा होगी, लोक भाषा तो होगी नहीं। इस तरह से राजधानी मान्य भाषा के अंतर्गत अपभ्रंश को मिला के डिंगल भाषा, और डिंगल काव्य क्या होता था, जहां पर युद्ध का वर्णन होता है, जिसमें युद्ध वर्णन की युद्धों का वर्णन हुआ है, उसे डिंगल भाषा के अंतर्गत रखा गया है। किस भाषा के अंतर्गत रखा गया है, तो डिंगल भाषा के। अपभ्रंश एवं राजधानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं, तो डिंगल भाषा कहते हैं। ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश को कहते हैं पिंगल। अपभ्रंश भाषा तो चलती थी, लेकिन ब्रज भाषा के साथ साथ अपभ्रंश को योग कर देने से, मिला देने से लोक भाषा के रूप में काव्य रचित होते थे। उसे किस नाम से जाना जाता था, तो आप कहेंगे पिंगल भाषा के नाम से। इनमें से कौन सा आदिकाल ग्रंथ नहीं है, आप देखेंगे प्राकृतिक पेंगलम क्या है, आदिकाल के अंतर्गत रखा गया है। अमीर खुसरो की पहेलियां क्या है, आदिकाल के रखा गया है। मैथिली क्या है, विद्यापति को अभी पढ़ाया गया है आपको, आदिकाल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, और आप देखेंगे पद्मावत किसकी है, ये आदिकाल के अंतर्गत नहीं है, ये भक्ति काल के अंतर्गत आता है। और ये जायसी की रचना है, किसकी है, जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी, ये किसकी रचना है, जायसी की रचना है। विद्यापति की पदावली रचना, आपको प्राकृतिक पेंगलम देखेंगे, आदिकाल की पहेलियां देखें, खुसरो की पहेलियां देखें आदिकाल के अंतर्गत। मैथिली की देखेंगे, मैथिली भाषा भी है, मैथिली है। पदावली किस भाषा है, मैथिली में है। पद्मावत जो है आपका ये ग्रंथ नहीं है, पद्मावत क्या है, भक्ति काल के अंतर्गत आता है। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में है, आप ये देखेंगे विद्यापति की पदावली है मैथिली भाषा में। अभी आपको पढ़ाया गया है विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में है, तो मैथिली भाषा में है। आप देखें आदिकाल को खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया, आपको अभी अभी अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है। आदिकाल का खड़ी बोली का प्रयोग गोरखनाथ के यहाँ भी मिलेगा और अमीर खुसरो के यहाँ भी मिलेगा। अमीर खुसरो को आदिकाल के हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया गया है। तो आपका यह प्रश्न है आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है, तो आप कहेंगे खुसरो, अमीर खुसरो इनका पूरा नाम है। तो खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है, तो अमीर खुसरो ने किया है। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है, आप देखेंगे स्वयंभू क्या है, जैन धर्म के कवि हैं। धनपाल क्या है, जैन धर्म के कवि हैं। जोइंद भी जैन धर्म के कवि हैं। लेकिन विद्यापति अपभ्रंश में रचना नहीं करते हैं और ये जैन धर्म से नहीं है। ये क्या है, शैव धर्म है। ये विद्यापति का क्या है, कौन से धर्म से है, तो ये शैव धर्म से है, जैन धर्म से विद्यापति नहीं है। तो जैन धर्म का संबंध किस किस कवि से है, स्वयंभू से है, धनपाल से है, जोइंदु से है, लेकिन विद्यापति से नहीं है। खलिक बारी के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे अमीर खुसरो। खलिक बारी किसकी रचना है, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। खलिक बारी किसकी रचना है, तो आप बताएंगे अमीर खुसरो। भविष्यत कहाँ के रचनाकार का नाम, 39वां प्रश्न देखेंगे। भविष्यत कहाँ के रचनाकार का नाम क्या है, तो आप बताएंगे धनपाल। ठीक है, भविष्यत कहाँ के रचनाकार का नाम क्या है, तो आप बताएंगे धनपाल। 40वां प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी में
रचना करने वाला पहला कवि कौन है? खड़ी बोली में हिंदी में रचना करने वाला मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था, अमीर खुसरो को खड़ी बोली में रचना करने वाला प्रथम कवि कौन है? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? आप देखेंगे राउलवेल एक रचना है, ये ग्रंथ जो है शिलाओं पर लिखा हुआ अभी भी उपलब्ध है। प्रश्न आपका ये बनेगा, ये प्रश्न आप रट लीजिए 41वां। राउलवेल एक रचना है, ये शिला ग्रंथ है, मतलब बड़े बड़े शिलाओं के स्तंभ हैं, उस पे ये इस तरह की इनके जो रचना है, इसका क्या है? प्रश्न आपसे पूछ लेगा, शिला पर लिखा हुआ है। उक्ति राउलवेल की एक रचना है, शिलाओं पर लिखा हुआ पाया जाता है। ठीक है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। अभी आपको विद्यापति की पदावली मैं बार बार कह रही हूँ, कौन सी भाषा में है? तो मैथिली भाषा में है। विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में है? तो मैथिली भाषा में है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम क्या है? पदावली है। 43वां प्रश्न आप देखिए, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, और इन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि भी अपने इस ग्रंथ में बताया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको बताया गया है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? पृथ्वीराज रासो अब कोई अर्ध प्रमाणिक मानता है, कोई प्रमाणिक मानता है, तो सब किस आधार पे माना है? आखिर अर्ध प्रमाणिक माना गया, प्रमाणिक कोई मानता है, कोई अप्रमाणिक मानता है, इसका कोई ना कोई आधार तो होगा ही ना, जिसके आधार पर यह विवाद चला। तो इसमें ऐतिहासिकता का विवाद मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था, इसकी समय सीमा, इसका कालखंड, इसकी अवधि अभी भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि इसका सही तथ्य हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवाद पक्ष इसी को लेकर के हुआ, ऐतिहासिकता का अभाव होने के कारण यह विवादित ग्रंथ है। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा, आपसे ये प्रश्न अगर पूछा जाए पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे राम सिंह, मुनि राम सिंह। ठीक है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो मुनि राम सिंह है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित हैं? आप देखेंगे राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपात को माना है। और राहुल सांकृत्यायन का एक दोहा कोश, सरहपा के जितने भी रचनाएं फुटकर थी उन्हें एकत्र करके एक जगह इन्हें क्या है, दोहा कोश के नाम से संपादित किया। जितनी भी इनकी रचनाएं हैं संपादित कराए हैं। सरहपा के जितने भी रचनाएं थे राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें ढूंढा, खोजा और एक पुस्तक के रूप में दोहा, जिसका नाम है दोहा कोश, एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध कराया, संपादित कराया। ठीक है, तो प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा दोहा कोश किस रचना में संपादित की गई है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित हैं? तो आप बताएंगे सरहपात की। ठीक है, आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो आप देखेंगे जैन साहित्य जो है वो सबसे ज्यादा पाया गया है। आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य तो है ही, नाथ साहित्य तो है ही, सिद्ध साहित्य तो है, लेकिन इसमें क्या है, ऐतिहासिकता का अभाव है। लेकिन जैन साहित्य जो है सबसे अधिक मात्रा में रचित हुई है, सबसे अधिक मात्रा में लिखा गया है, और ये प्रमाणिक रूप से हमें उपलब्ध भी मिलता है। तो आप ये बताएंगे आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य है।
एक कोटेशन है, भला हुआ जो मारिया बहिर हमारा कंत, लज्जेत तू वयस्सी अहुजे भग्गा घर अंतु। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किए हैं? इस दोहा का अर्थ हुआ, एक नायिका का पति युद्ध में गया है और युद्ध में जब गया है तो घर में नायिका चिंतित होती है और कहती भी है, हे सखी, भला हुआ जो मेरा प्रिय मारा गया, वरना अगर युद्ध से वो भागकर घर आ जाता तो उसमें क्या है, हमें लज्जा की बात होती। इसका अर्थ यही है। और यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? तो आप बताएंगे हेमचंद्र द्वारा। किसके द्वारा? तो हेमचंद्र द्वारा। आप 49वां प्रश्न देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? जब आपको आदिकाल पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, काहो कहो जुल्हा के नाती। ये प्रसिद्ध उक्तियां तुलसीदास की भी है। और धूत किसे कहा जाता है? नाथ संप्रदाय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अवधूत मत किसको कहा जाता है? तो नाथ संप्रदाय को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल नाम आप बताएंगे, आपको पढ़ाया भी गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है आदिकाल नाम? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 52वां प्रश्न देखेंगे आप, विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? आप बताएंगे, तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार। इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? एक तरह से होता है हिंदी साहित्य के सबसे पहला, हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखने की बात आई तो भारत में कोई ऐसा नहीं लिखा, भारत से बाहर के लोग लिखे। भारत से बाहर के जिसमें आते हैं, आप देखेंगे कि गरसाद तासी, ये फ्रेंच भाषा में लिखे हैं। हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार, इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे गरदास द तासी। और ये फ्रेंच भाषा में लिखे हैं। कौन सी भाषा में लिखे हैं? तो ये हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और हिंदी के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं गारसाद तासी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हिंदी के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? गारसाद तासी। भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे धनपाल। कौन है भविष्यत कहा के रचयिता? एक बार रिपीट हो चुका है यह प्रश्न आपको। तो आप बताएंगे भविष्यत कहा के रचना कौन है? तो धनपाल है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? दो तरह के प्रश्न मिलेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम रचना अगर लिखने की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले किसने लिखा? तो आप बताएंगे गारसाद तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और हिंदी साहित्य के इतिहास जब लिखा गया तो गारसाद तासी में कालक्रम का क्या होता है? अभाव होता है। उन्होंने कालक्रम अपने साहित्य के इतिहास में नहीं लिखा। लेकिन जब जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं तो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कालक्रम के अनुसार सबका एक काल, एक समय बताते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले समय का वर्गीकरण किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ज्योतिश्वर ठाकुर
कृति किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति। अभी प्रश्न पूछा इससे पहले गया वर्ड रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो आपको पढ़ाया गया कि ज्योतिश्वर ठाकुर है। लेकिन प्रश्न अगर आपको पलट दिया जाए, इस तरह से अगर प्रश्न बनता है ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है, तो आप बताएंगे वर्ड रत्नाकर। ठीक है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया है, तो आप बताएंगे विधेयवादी पद्धति का। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल पहले जो इतिहासकार थे उन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? अमीर खुसरो का जीवन काल 1250 से लेकर के 1350 माना गया, यानी ये 100 वर्ष का जीवन काल रहा है। 1250 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना गया है। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन रिप का काज पंक्ति किसकी मानी जाती है? आपको जब पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था कि पृथ्वीराज रासो रचना जो है ग्रंथ क्या थी? अपूर्ण थी, जिसको पूरा करने का काम पृथ्वीचंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने किया। और चंद्र बरदाई ने यह पुस्तक देकर अपने पुत्र को सौंप कर वे पृथ्वीराज रासो पृथ्वी सिंह चौहान के साथ वो युद्ध में चले जाते हैं। चंद्र बरदाई ये पुस्तक जो जल्हड़ के हाथ दे करके चले जाते हैं पृथ्वीराज रासो जो ये ग्रंथ लिखे गए हैं, जो लिखा इन्होंने ये अपने पुत्र जल्हड़ पृथ्वीराज के रासो के पुत्र पृथ्वीराज चंद्र बरदाई के पुत्र का नाम जल्हड़ था। उन्होंने पृथ्वीराज जो एक ग्रंथ लिखी थी, महाकाव्य लिखा था, वो किसको दे दिया? तो जल्हड़ अपने पुत्र को हाथ में दे के कहाँ चले गए थे? युद्ध में चले गए थे। ठीक है। तो पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन रिपकाज, ठीक, पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो आप बताएंगे चंद्र बरदाई की है। ठीक है। जल्हड़ कौन थे? मैं आपको बताई जल्हड़ कौन थे, अभी आपको बताया गया है। चंद्र बरदाई के क्या थे? ये पुत्र हैं। जल्हड़ कौन थे? तो चंद्र बरदाई के पुत्र थे। 60वां प्रश्न देखिए, जल्हड़ कौन थे? तो आप बताएंगे पृथ्वी चंद्र बरदाई के क्या थे? पुत्र थे। जैन मत का प्रचार प्रसार किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है? जैन मत का प्रचार प्रसार किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। ठीक है। गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा प्रचार किया गया है। जैन मत का सबसे ज्यादा प्रचार जो होता है गुजरात में मिलता है। कंडपा ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? ये आपसे प्रश्न बन सकता है। कंडपा ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 74 ग्रंथों की। कितने ग्रंथों की? तो 74 ग्रंथों की। हिंदी साहित्य की भूमिका लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें आपको आदिकाल की रचना के बारे में वर्णन मिलता है। क्या है? तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 64वां प्रश्न है आपका, देखेंगे मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यापति को। आपको विद्यापति को जब पढ़ाया गया था तो विभिन्न उपाधियों से, अलग अलग नामों से इन्हें नवाजित किया गया है। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? तो आपको पढ़ाया गया ये सारी रचनाएं क्या है? पदावली है, पुरुष परीक्षा है, कीर्तिलता है, ये सभी क्या है? ये सभी विद्यापति की रचनाएं हैं। सारी रचनाएं ये है। आपको आदिकाल पढ़ाया गया, इसके अंतर्गत आपको प्रश्नोत्तरी का अभ्यास भी पढ़ाया गया, कराया गया। आगे हम सभी भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। इससे पहले जो आदिकाल आपको पढ़ाया गया है, आप अपने टारगेट सेमेस्टर के अंतर्गत देखेंगे तो ये ऐप पे जाएंगे, सारे क्लासें आपको उपलब्ध मिलेंगी। धन्यवाद।